हेलो, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, लाउड है। अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर है फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 2। और फंडामेंटल के सिलसिले का आज आखिरी लेक्चर है। आज के लर्निंग आउटकम के अंदर हम रेट पैग्स को स्टडी करेंगे कि रेट पैग क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था कि फंडामेंटल ट्रेड कैसे किया जाता है, उन स्ट्रेटजीज के ऊपर भी आज डिटेल से बात होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट पैग, रेट पैग क्या होता है? आपको सेंटीमेंट की लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल से बताया था कि जो एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्रीज होती है ना, एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्रीज के लिए अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की खातिर अपने रेट को दूसरे मुल्क की जो करेंसीज है उनके साथ एक खास एक्सचेंज रेट तक ही रखना होता है। ये मजबूरी होती है उनकी। और उसके साथ साथ फंडामेंटल पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया था कि जो इन्फ्लेशन होती है, ये इन्फ्लेशन क्या कर रही होती है, एक्सपोर्ट के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज हो रही होती है। और डिटेल से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है कि आज उस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो होता क्या, रेट पे क्या होता है, एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्रीज क्या कर रही होती हैं, जो भी कोई भी ऐसा मुल्क जो उनका सबसे बड़ा इंपोर्टर है, मिसाल के तौर पे चाइना की एग्जांपल लेते हैं। अगर पाकिस्तान चाइना का दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, हम चाइना के गुड्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो चाइना को क्या करना होगा, अपनी करेंसी को खास किस्म के दो लेवल्स के दरमियान में ही रखना होगा। यानी कि वो कभी नहीं चाहेगा कि इसकी करेंसी इस रेट से ऊपर चली जाए, या इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन इससे ऊपर चली जाए और इस लेवल से इन्फ्लेशन नीचे आ जाए। क्या वजह है? अगर इन्फ्लेशन ऊपर चली जाएगी इसकी, चाइना की, तो क्या होगा, पाकिस्तान को चाइना की गुड्स, चाइना की चीज़ें महंगे दामों मिलना शुरू हो जाएंगी। और कुड भी पॉसिबल है कि चाइना से इंपोर्ट फिर हम कम कर दें। ये जस्ट एग्जांपल थी। तो इसी चीज़ के पेश नज़र चाइना क्या करेगा, पाकिस्तान की करेंसी के साथ रेट पैग लगा देगा। रेट पैग लगाने से क्या होगा, सेंट्रल बैंक जो है ना चाइना का, वो क्या करेगा, कुछ दो लेवल्स के ऊपर ये समझ लें कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा देगा। ठीक है। और होगा क्या, मार्केट जब भी इस लेवल तक रीच करेगी तो सेंट्रल बैंक मुदाखलत करेगा और उन टूल्स को इस्तेमाल करेगा जिन टूल्स को इस्तेमाल करने से मार्केट नीचे गिरे, करेंसी वीक हो, यानी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग या रेट कट। ये दो टूल्स में से कोई सा भी टूल इस्तेमाल करेगा। और इसके साथ साथ अगर चाइना करेंसी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, मतलब ये अगर पेयर यूएसडी एंड चाइनीज करेंसी का है, तो अगर इस लेवल तक ये पहुंच चुका है, तो चाइना का सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि इंटरेस्ट रेट हाइक या क्वांटिटेटिव ईजिंग एग्जिट, इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए मार्केट को ऊपर लेकर आएगा। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि इन्फ्लेशन ये असरअंदाज हो रही होती है। तो रेट पैग, इस इन दो लेवल्स को एक्चुअली रेट पैग कहा जाता है। यानी कि ये ऐसे लेवल्स होते हैं जिनके अंदर सेंट्रल बैंक खुद इन्वॉल्व होता है। यहाँ तक कि फॉरेक्स मार्केट को भी एक धमकी लगाई हुई होती है इन्होंने कि आपने इस लेवल से ऊपर मार्केट को लेकर जाने की हरगिज कोशिश नहीं करनी, और इसके बाद इस लेवल से नीचे लेकर आने की कोशिश नहीं करनी। अगर किसी वक्त ऐसा हो भी जाता है, कुछ ऐसा ऐसा हैपन हो भी जाता है कि ये लेवल ब्रेक होने की तरफ आ रहे हैं,
तो फिर सेंट्रल बैंक खुद मार्केट में इन होता है और अपने टूल्स का इस्तेमाल करते हुए इतने ज्यादा नोट छापेगा, इतने ज्यादा नोट छाप छाप के मार्केट में फेंकता रहेगा कि नोट की सप्लाई जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब नोट की सप्लाई ज्यादा होगी तो ये वैल्यू जो है ना नोट की गिरना स्टार्ट हो जाती है, प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रेट पैग। मैं बहुत लंबी लंबी आज के वेबिनार के अंदर ना बहुत लंबी लंबी डेफिनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि पिछले भी कुछ सेशंस के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने फील किया है कि बंदे ना कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मैं जस्ट टू दी पॉइंट आपको बात करूंगा, बहुत स्टोरीज में नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स में नहीं जाऊंगा। राइट। तो सिंपल रेट पे क्या होता है, कोई दो ऐसे लेवल जहां पर सेंट्रल बैंक खुद इन्वॉल्व कर रहा होता है और ये सेंट्रल बैंक की तरफ से लगाए गए होते हैं। करेक्ट। अच्छा, अब ये सवाल है जी रेट पैग हम देखेंगे कहाँ से। रेट पैग आप अगेन forex live.com एंड इसके अलावा ये एक वेबसाइट है सेंट्रल बैंक न्यूज डॉट इन्फो। ठीक है, सेंट्रल बैंक न्यूज डॉट इन्फो। इस साइट के ऊपर तमाम दुनिया के सेंट्रल बैंक्स की इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि कौन से मुल्क का सेंट्रल बैंक क्या चाह रहा है। राइट। तो अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, इस चीज़ के अंदर आपने आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल आप इसको स्टडी करो। ये एक बहुत ही अच्छा वे है स्टडी करने का। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ कि रेट पैग एक्चुअली होता कैसे है। अच्छा जी, ये देखें, ये एक मैंने निकाला हुआ है रेट पैग। अच्छा, एक और चीज कि ये रेट पैक जो होता है ना, ये डेली नहीं लगता, ये महीनों में नहीं लगता, ये सालों में एक बार लगता है जाके। क्योंकि ये लॉन्गर टर्म के मुआहदे होते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, ये रोजाना तो नहीं होते या मंथली बेस पे नहीं होते हैं। अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई मुआहदा कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ करने जा रहा है, कुड बी 10 years, 10 साल का मुआहदा हो सकता है, वो 20 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है। इस वजह से बहुत से दोस्त क्या कह रहे थे लास्ट सेशंस के अंदर कि वो हर एक रिवर्सल या हर एक लेवल के ऊपर रेट पैक तलाश कर रहे थे। तो एक्चुअली रेट पैक ऐसे नहीं होता। ठीक है, रेट पैक जो है ये कम एंट्री मिलती है, थोड़ी कम मिलती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये एंट्री आपको मिलेगी ना, ये हॉली ग्रेल है। राइट, मतलब इसमें एसएल होता ही नहीं है, एसएल इसमें होता ही नहीं है। क्या वजह है? क्योंकि सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व है। आपके एसएल को सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इस जगह पर देखें, अब ये देखें चार्ट का बिहेवियर, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। रिवर्सल्स हैं, कंटिन्यूएशन है, पुल बैक्स हैं। ठीक है, ट्रेंड की कंटिन्यूएशन है, अगेन पुल बैक है। यहां पर देखें और इस जगह पर देखें चार्ट का बिहेवियर। बिल्कुल इस लेवल तक मार्केट कितने दिन तक खड़ी रही है, इस लेवल को ब्रेक करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन मार्केट बिल्कुल भी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई है। तो यहां पर ये रेट पैक की फीलिंग आ रही है। राइट, मतलब चार्ट का जो बिहेवियर होगा ना, चार्ट का बिहेवियर, वो बिहेवियर आपको खुद बता देगा कि रेट पैक लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, या क्या एक्चुअली चल क्या रहा है। इसके अलावा मैंने आपको वेबसाइट बताई एंड forex live.com, उसके ऊपर आप जब अपडेट रखोगे ना खुद को, तो आपको न्यूज़ के मुताबिक पता चलता रहेगा कि कौन सा कंट्री किस कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुआहदे करने जा रहा है। और जब ये मुआहदे होंगे ना, लंबे चलेंगे जब, तो फिर रेट पैक एक्सपेक्टेड होता है कि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में रेट पैक भी लग जाए। अच्छा, एक तो ये एग्जांपल, दूसरा ये एक मेजर मेजर एग्जांपल है ये वाली।
ये देखें, मैं वीकली चार्ट करता हूँ इसको, चलो वीकली कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बेहतर वे में। हाँ ये देखें, ये है यूरो CHF का चार्ट। और स्विस फ्रैंक, हम जानते हैं कि एक एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री है, इनके पास सी पोर्ट नहीं होती, यूरोप के ये दरमियान में वाक़ है ना, बिल्कुल घिरा हुआ है यूरोप के अंदर। तो स्विस फ्रैंक जो भी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, स्विट्जरलैंड जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है उसका सबसे बड़ा खरीदार यूरोप ही है, राइट। तो इनके रेट पैग्स चलते रहते हैं इनके साथ। और ये देखें इस जगह पे मार्केट कैसे दो लेवल्स के दरमियान में मूव करती रही है, हाइज और लोज हमें ये बता रहे हैं। ये देखिए चार्ट का ये जो बिहेवियर है ना, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे कुछ था, पहले यहाँ पे स्टेबल रहा है, उसके बाद ये एक्सटेंड हुआ है, एंड अगेन यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है। और जब भी ये ब्रेक होगा, मान लो कि रेट पैक की न्यूज़ अगर आप नहीं देख सके या आपसे मिस हो गई, आपको पता नहीं चल रहा रेट पैक का कि वो लग चुका है, तो रेट पैक के अंदर ट्रेडिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। वो कैसे कि नीचे से आपने बाय करना है और ऊपर से सेल करना है, ये दो दो लेवल्स लगा दिए आपने, नीचे से बाय करा, ऊपर से सेल किया, मार्केट यहीं पे घूमती रहेगी। और ये देखें, ये वीकली चार्ट है, ये अगर हम काउंट कर सकें तो ऑलमोस्ट 20, मोर देन 20 वीक्स तक मार्केट इस रेट पैक के अंदर घूमती रही है। करीब करीब 15 वीक्स के तक मार्केट इसी रेट पैक के अंदर घूमती रही है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपने मिस कर भी दी किसी भी वजह से, तो फिर रेट पैक जब भी ब्रेक होता है ना, यानी कि पहली इंफॉर्मेशन ये मिली, पहली न्यूज़ ये आई कि रेट पैक लग चुका है, तो आपने रेंज ट्रेड किया, रेंज ट्रेडिंग करी। उसके बाद कुछ हफ्ते गुजरने के बाद या कुछ 1 साल 2 साल गुजरने के बाद न्यूज़ अगर कोई भी ऐसी आ जाती है कि हम रेट पैक को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, हमारा एग्रीमेंट खत्म हो रहा है या किसी भी शर्त के ऊपर वो एग्रीमेंट अब एंड हो गया, तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी डायरेक्शनल मूव्स आती हैं। ये एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत कम मिलेगी, लेकिन बिलीव मी ये इसमें एसएल नहीं है, ठीक है। मार्केट एक साइड के ऊपर चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहां से देखेंगे जब ये वाला रेट पैक ब्रेक हुआ है, तकरीबन 5,000 पे मार्केट ने मूव किया है, एक ही डायरेक्शन में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला रेट पैक ब्रेक हुआ, कुछ इस जगह पर ये न्यूज़ है, ठीक है। और ये करीब करीब 1500 पे ये मूवमेंट आई है जब रेट पैक ब्रेक हुआ है। और रेट पैक जब भी लगा हुआ होगा आप रेंज ट्रेड कर सकते हो, और जब भी ब्रेक होगा, ये लाजमी नहीं है कि ये सेल ही जाएगा, इसके लिए न्यूज़ देखना होगी कि न्यूज़ किस तरह की है। अच्छा, जब ये रेट पैक ये वाला ब्रेक हुआ है, उसके बाद ये देखें अगेन, ये चार्ट हमें बता रहा है कि यहाँ पर भी रेट पैक लगा दिया गया था। उसके बाद ये एक्सटेंड हुआ है थोड़ा, जैसे यहाँ पर ये एक्सटेंड हुआ है ना, यहाँ पर भी कुछ एक्सटेंड हुआ है, और उसके बाद ये डायरेक्शन दोबारा से कंटिन्यू की गई है, राइट। तो ये एक ऐसी शानदार इंफॉर्मेशन है जिस इंफॉर्मेशन के साथ आप बहुत ही तबाही की ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें एसएल है ही नहीं है, एसएल होता ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसके जब ये मूवमेंट आई है तो उसके बाद इस जगह पर ये देखें, या मैं जूम इन करता हूँ, हाँ ये देखें, मार्केट पहले भी डाउन ट्रेंड कितना चल रहा था, और मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। और ये जो रेस्पेक्ट है ना, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है चार्ट का, चार्ट का ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है कि लोज, सारे के सारे लोज एक ही जगह पे बनना स्टार्ट हो जाए। देखें अगर क्रॉस हेयर की मदद से, तो ये वो पॉइंट बन रहा है, ये वाला, जहाँ पे ज्यादातर लोज एक ही जगह पे बन रहे हैं,
ठीक है, तो इसको हम एक नॉर्मल रेंज नहीं कहेंगे कि ये जस्ट रेंज है, ये रेट पैक की इंडिकेशन होती है। इस तरह से हम चार्ट्स के अंदर रेट पैक जो है वो तलाश कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर अब रेट पैक देखो, जब ब्रेक हुआ है तो मार्केट अप गई है। खैर बहुत अच्छी मूव तो नहीं मिली है, 500 600 पे मूव हुई है। चलें यहाँ पे देखें क्या हुआ है। हम इस जगह की बात कर रहे थे अभी, इस जगह की, यहाँ पे रेट पैक लगा हुआ था, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, अगेन डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे देखें ये भी रेट पैक की मूव थी ये वाली। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। असल में ये स्पाइक जो है ना ये बहुत बड़ा है, तो इसमें कैंडल्स बहुत छोटी हो जाती हैं। ये देखिए असल में इतनी छोटी हो गई हैं कैंडल्स की, वो समझ ही नहीं आ रहा ना। गौर से देखेंगे ना तो ये आपको लोज एक ही जगह पे नजर आएंगे। ये ऐसे देख लेते हैं, ऐसे। ये देखें, ठीक है, तो यहाँ पर भी रेड पैग लगा हुआ था इस जगह पे, इस पूरे एरिया में। अब ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो आप देख लें फिर डेली रेंज ट्रेड के अंदर कितने पिप्स की मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन के साथ। और ये बहुत ही रेयर इंफॉर्मेशन है, बहुत ही कम लोग जो है ना इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। और जैसे ही ये रेट पैग ब्रेक हुआ, रिलीज हुआ, तो ये देखिए कितने बड़ी मूवमेंट आई है, करीब करीब 2400 पिप, करीब करीब मतलब 2350, 2350 पिप की ये मूव आई है। ठीक है, और मजे की बात ये देखें कि इस ये एक रेंज बन गई है ना इतनी बड़े स्पाइक की। ये मैंने उसमें बताया था कि जब भी कोई न्यूज़ आती है तो न्यूज़ के अंदर ना स्पाइक लगता है। ठीक है, तो स्पाइक अगर इतना सा लगा है किसी भी न्यूज़ के आने के बाद, अगर स्पाइक सिर्फ इतना सा लगा है, तो ऐसा क्यों है कि जस्ट इतना सा स्पाइक ही लगा? ये स्पाइक इतना बड़ा भी तो हो सकता था। जब न्यूज़ है, फंडामेंटल है, तो ये स्पाइक इतना बड़ा क्यों नहीं हुआ? ये स्पाइक इतना बड़ा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो उसकी ये रीजन होती है कि अगर ये स्पाइक इतना बड़ा लगा है ना, इट मीन्स कि यहाँ पर कोई हाई लिक्विड एरिया मौजूद था, लिक्विडिटी क्लस्टर मौजूद था। ठीक है, तो जो इस स्पाइक को और ज्यादा वाइड होने से रोकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके टॉप के ऊपर, इसके बॉटम के ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लेवल्स लगाकर उनको भी ट्रेड कर सकते हैं। इस स्पाइक के ये था एक्चुअली, ये बन रहा था, सही लगाऊं तो करीब करीब ये बन रहा था टॉप। ठीक है, तो मार्केट ऊपर आई है, और ये देखें ये 2018 में जाकर ये लेवल रेस्पेक्ट हुआ है। और ये लेवल बना कब था? 2014 में, 4 साल के बाद। ठीक है, लेकिन 4 साल के बाद तो ये मिला, लेकिन आज तक ये प्रॉफिट में है, आज तक प्रॉफिट में है। राइट, तो दैट इज रेट पैग, मतलब इस इंफॉर्मेशन के साथ आप क्या कुछ कर सकते हो। और इसको अगर हम देखें तो ये भी करीब करीब 2000 के करीब बनेगा, 1400 पे की ये मूव है। ठीक है ना, तो वो बहुत सारी वो मार्केट में चल रही होती है ना कि हॉली ग्रेल, हॉली ग्रेल क्या है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, और कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो हॉली ग्रेल साबित हो, या कोई भी ऐसी। हाँ, ये बात ठीक है कि 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर हॉली ग्रेल की बात कीजिए ना, तो ये रेट पैक एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हॉली ग्रेल कहा जा सकता है। क्यों ऐसे कहा जा सकता है? क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल बैंक खुद इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इन लेवल्स को सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अगर कोई भी मार्केट
फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, ऑप्शंस हो, अगर कोई भी मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रही होती है, सेंट्रल बैंक खुद इन्वॉल्व होता है इसमें, और अपने टूल्स का इस्तेमाल करते हुए इन लेवल्स को ब्रेक होने से बचाता है। क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो फिर उस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरे असरात आएंगे, और उसकी एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो जाएगी। और इसके अलावा ये लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये मुआहदे होते हैं। ठीक है जी। रेट पैग जितना मैं आसान करके मैं एक्सप्लेन कर सकता था। कोई सवाल रेट पैग के बारे में? हाँ, इसके अलावा एक और चार्ट है हांगकांग का, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये है रेट पैग। ये देखें, ये देखिए चार्ट जो है ना, ये खुद बता रहा है कि कुछ कुछ है, कुछ स्पेशल है। मतलब ये नॉर्मल चार्ट जो होते हैं वो इस तरह का बिहेव नहीं कर रहे होते। ये चार्ट जो है ये अलग ही बिहेव कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में ये 1983 से ये लगा हुआ रेट पैग यूएसडी हांगकांग के साथ, और ये अभी तक चल रहा है। हमारा जो लास्ट बैच चल रहा था उसके अंदर ये मैंने उनको बोला था बाय कर सकते हो, बिल्कुल ये कर सकते हो, बट ये बेटर होता है कि ये ब्रेकआउट हो जाए। यानी कि ये सेफ साइड ये होता है कि ये ब्रेकआउट हो जाए और पुल बैक करे, देन आप इसको बाय कर लो। ठीक है। और उस वक्त ये यहाँ पे था लास्ट जब ये लेक्चर हुआ था ना फंडामेंटल पार्ट 2 का, ये करीब करीब वीकली चार्ट है ना, ये करीब करीब यहाँ पे थी मार्केट, इस जगह पे। ठीक है। तो ये देखें, अब इन पेयर्स के अंदर स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा है। ये स्प्रेड इसीलिए ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि ब्रोकर को भी पता है कि ये लेवल ब्रेक नहीं होने वाले। हाँ, जब तक न्यूज़ नहीं आ रही, अगली न्यूज़ आने तक तो ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे। अगर कोई आने वाले दिनों में ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो फिर ये लेवल ज़रूर ब्रेक होंगे, और जब ये लेवल ब्रेक होंगे तो फिर ये ऐसी ट्रेड मिलेगी, मतलब ऐसी एक डायरेक्शन पकड़ लेगा। वो बाय भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, वो हम टेक्निकल्स के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ के अंदर भी कुछ ऐसे इंडिकेशंस होती हैं कि वो टूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने देखा क्वालिटेटिव ईजिंग के अंदर क्या होता है, रेट कट के अंदर क्या होता है, क्वालिटेटिव ईजिंग एग्जिट में क्या होता है, और रेट हाइक में क्या होता है। ठीक है। तो जब भी आप न्यूज़ देखो और इन ऐसे अल्फाज आपकी नज़र से गुजरे हैं तो आप समझ जाओ कि क्या होने वाला है। ये देखेंगे एक और ये ऊपर का लेवल है। ठीक है ना, ये चार्ट जो है ना ये खुद ही आपको बता रहा होता है कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, कुछ खास चल रहा है। और ये वीकली चार्ट है, और करीब करीब 1980 या 83 से ये रेट पैक लगा हुआ है। बिल्कुल। चलें, रेट पैक के लिए इतना ही। कोई सवाल अगर रेट पैक के मुतालिक तो आप पूछ सकते हो। ओके, गुड। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हम फंडामेंटल्स को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से फंडामेंटल्स को ट्रेड किया जाता है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हम न्यूज़ स्पाइक ट्रेडिंग नहीं करते, और मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन भी कर चुका कि न्यूज़ स्पाइक ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। ठीक है। तो आज हम देखने वाले फंडामेंटल ट्रेडिंग को। इसके लिए सबसे पहला तरीका मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस। आपको क्या करना होगा इस तरीके पर ट्रेड करने के लिए? तकरीबन 8 मेजर करेंसीज है ना,
8 मेजर करेंसीज। आपको इन 8 मेजर करेंसीज की सेंट्रल बैंक्स की साइट्स ओपन करना होंगी और इनकी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी डाउनलोड करना होगी और उसको कंप्लीटली स्टडी करना होगा। जब आप ये तमाम 8 डॉक्यूमेंट्स को, मॉनेटरी पॉलिसीज को स्टडी करोगे, आपको उन पॉलिसीज के अंदर ना कुछ ऐसे टिप्स मिलेंगे, कुछ ऐसे इशारे मिलेंगे, कुछ ऐसी वर्डिंग का इस्तेमाल किया गया होता है, कुछ ऐसे जार्गन्स होते हैं जो आपको ये इशारा दे रहे होते हैं। क्लियर कट तो ये नहीं कहते हैं, क्लियर कट नहीं कहते हैं, ठीक है। ये इशारों में बात करते हैं। उसकी वजह होती है, होता ये कि अगर क्लियर कट ये कह देना कि हम बुलिश हो चुके हैं या हम आज से या अभी से बुलिश हो चुके हैं, तो मार्केट में एकदम से धमाल मच जाता है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े इवन गवर्नमेंट्स तक के नुकसान होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिसी होती है इकोनॉमिक्स की कि सेंट्रल बैंक मार्केट को कोई भी इंडिकेशन देना चाहते हैं तो वो इशारों में बात कर रहे होते हैं। आपको वो ऐसी टिप्स दे देंगे, कुछ ऐसी वर्डिंग्स बोल देंगे जिनकी आप कड़ियां जोड़ोगे ना जब, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सेंट्रल बैंक बुलिश है या बियरिश है, ठीक है। तो आपने 8 के 8 बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसीज को डाउनलोड किया, उसको स्टडी किया। लेंथी प्रोसेस है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और जार्गन्स का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और टिप मैं आपको दे देता हूँ कि कोई भी ऐसा जार्गन है आपकी नज़रों से गुजर रहा है, तो आप उस जार्गन को कॉपी करो, investopedia.com पे चले जाओ। investopedia.com, वहाँ पर जाके आप उसको सर्च करोगे तो उस जार्गन्स के बारे में डिटेल से तमाम इंफॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर और दिन ब दिन इजाफा भी कर सकते हो। तो करना क्या है कि 8 की 8 मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसीज को डाउनलोड करके स्टडी करा और उसके अंदर देखा, मिसाल के तौर पे यूरो ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते वक्त आपको ये अंदाजा हुआ कि यूरो जो है ना ये बुलिश है। इसमें कुछ ऐसे कमेंट्स हैं, ऐसी इशारे मौजूद हैं जो आपको यूरो बुलिश बता रहे हैं। इसके साथ यूएसटी आपने स्टडी करा और उसके अंदर आपको कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं कि इसका सेंट्रल बैंक जो है ये बियरिश होने जा रहा है, राइट। तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस, यानी कि एक करेंसी का सेंट्रल बैंक बुलिश है और एक करेंसी का सेंट्रल बैंक बियरिश है। तो अब हम आ जाएंगे MT4 में और उसमें देखेंगे क्या वो पेयर हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सा कंट्री था? यूएसडी। तो यूरो यूएसडी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो हम यूरो यूएसडी में जाएंगे और यूरो चूंकि स्ट्रांग है, स्ट्रांग हो रहा है, तो हम बाय की ट्रेड इसमें फाइंड आउट करेंगे। अब मेजर डायरेक्शन जो है ना इसमें, ये बुलिश होगी। आप डेली में देखोगे, S4 में देखोगे, तो आपको बाय ट्रेंड नजर आएगा। तो आप हर पुल बैक के ऊपर आप बाय कर सकते हो, ठीक है। पहली आपने बाय उस वक्त ले ली जब आपको ये इंफॉर्मेशन का पता चला। उसके बाद चूंकि सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी के अंदर डाइवर्जेंस मौजूद है, इसलिए हम फुली कॉन्फिडेंटली हम हर पुल बैक पर बाय करेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, मार्केट ऊपर जाएगी और ये पुल बैक जो होगा ना, हमें ये अंदाजा है कि सेंट्रल बैंक इसमें अलाइंड नहीं है। सेंट्रल बैंक जो है ये बुल्स में अलाइंड है, राइट। तो हम इसको जस्ट पुल बैक ही कंसीडर करेंगे और मार्केट जितना नीचे आएगी ना, जितना नीचे आएगी हम इसको और ज्यादा बाय करेंगे। मार्केट जितना नीचे आएगी हम इसको और ज्यादा बाय करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हर पुल बैक पर हम एंट्रीज ओपन कर सकते हैं। और कहाँ तक बाय कर सकते हैं, कहाँ तक?
उस वक्त तक, जब तक कोई नई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ना आ जाए जिसके अंदर यूरो डोविश हो जाए, यूएसडी हॉकिश हो जाए। हॉकिश कहते हैं बुलिश को, डोविश कहते हैं बियरिश को। ये भी एक जब आप ये स्टडी करोगे फंडामेंटल्स, उसके अंदर आपको ये वर्डिंग्स वगैरह सुनने को मिलेंगी। अच्छा, ये जो मूव है ना, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड हो सकता है कि महीनों चल जाए, ये ट्रेंड हो सकता है कि हफ्तों चल जाए। राइट। चलें इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। पौंड यूएसडी में देख लेते हैं, बिल्कुल ये। हाँ जी, ये जो बड़े बड़े ट्रेंड है ना, ये देखें, ये डेली का चार्ट है, डेली का। हाँ जी, ये देखें, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, डबल बॉटम बनाया, और उसके बाद यहाँ तक ये ट्रेंड चला है। और ये ट्रेंड कितने दिन चला है? तकरीबन 1 साल तक चला है। तकरीबन 1 साल तक ये ट्रेंड चला है, 337 दिन तकरीबन। तो ये जो ट्रेंड होते हैं ना, ये ट्रेंड होते हैं जब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डाइवर्जेंस आती है, तब ये इतने बड़े बड़े ट्रेंड मार्केट में आते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल डाइवर्जेंस हो सकती है, लेकिन हम उस वक्त तक ट्रेंड के अंदर बैठेंगे जब तक अगली उस लेवल की न्यूज ना आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये ट्रेंड चला, उसके बाद ये रिवर्सल आया, और ये भी कब तक चला है? तकरीबन 195 दिन तक चला ये ट्रेंड 195 दिन तक चला है। अब इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जैसा कि आ, हम अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो हम ये देखते हैं मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाएगी, उस वक्त तक हम कॉन्फिडेंटली उसको ट्रेंड मानेंगे। जब भी इन इस साइकिल्स में से कोई भी रूल ब्रेक हो जाएगा, या तो हायर हाई ना बने या हायर लो ना बने, तो हम ये मानेंगे कि ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। ऐसा ही है ना, जस्ट प्राइस एक्शन को या जस्ट टेक्निकल्स को जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप फंडामेंटल नॉलेज की तरफ अपने ये स्टडी करी हुई है सारी मॉनेटरी पॉलिसीज को, आप अलाइंड हो, आपको ये पता है कि सेंट्रल बैंक किस तरफ अलाइंड है, तो फिर टेक्निकल के अंदर अगर ये लोअर लोज बनना बंद भी हुए किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, तो आप जस्ट उसको पुल बैक ही मानोगे। मतलब ये एडिशनल एक मैं आपको टिप्स दे रहा हूं कि इस तरह से भी आप कर सकते हो। आप वाहिद वो बंदे होगे जिसको पहले से पहले ये पता होगा कि ये हायर हाई या लोअर लो बनना बंद तो हो गया है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल ये नहीं है। उसके अंदर फिर जस्ट प्राइस एक्शन वाले जो लोग होते हैं, जस्ट वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स को ट्रेड कर रहे होते हैं, वो फिर कुछ हद तक वो ट्रैप होता है। मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता है, और वो एकदम से ऐसे नजर आता है जैसे रिवर्सल है। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन लेना, ये इंफॉर्मेशन गैदर करना इतनी इंपॉर्टेंट है। ये देखें, इसी चीज की ये क्लियर एग्जांपल है। हम इस ट्रेंड की बात कर रहे थे, उसके बाद यहां पर देखें, ये वाला हाई यहाँ ब्रेक हो गया था। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये ट्रेंड जो है अब ये ब्रेक हो चुका है, अब ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद ये वाला हाई इसने ब्रेक करा, ठीक है, और ये वाला हाई इस हाई ने ब्रेक कर दिया। अब टेक्निकली देखें तो ये हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहा है। ये देखें, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई। ठीक है।
लेकिन अगर आपको ये पता है ना कि सेंट्रल बैंक किस डायरेक्शन में अलाइंड है और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डाइवर्जेंस मौजूद है या नहीं है, आप ये पहले से पहले कह सकते हो कि मार्केट जरूर ऊपर जा रही है। नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि मार्केट ऊपर जा रही है, ये तो जरूर ऊपर जा रही है। लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि सेंट्रल बैंक ही बुलिश नहीं है। राइट, इस इंफॉर्मेशन के साथ, इस स्ट्रेटेजी के साथ आप इस तरह कंप्लीट मूव उठा सकते हो, और जितनी भी मार्केट ऊपर जाएगी आप उसको सेल करोगे। और अगर कंप्लीटली आप देखना चाहो तो ये कितना, ये 583 दिन, 585 दिन ये ट्रेंड चला है। 585 दिन, करीब करीब 2 साल। सिर्फ एक ट्रेड। आप कुछ समझ में आ रहा है कि कैसी इंफॉर्मेशन है? अब डेफिनेटली कि इतनी लंबी या इतनी जस्ट 2 साल के अंदर सिर्फ एक ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल आप पुल बैक्स को ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने अपने आप को अपडेट रखा हुआ है फंडामेंटल्स के साथ, मॉनेटरी पॉलिसीज के साथ, तो आपको ये अंदाजा है कि सेंट्रल बैंक जो है वो किस साइड पे अलाइंड है। मिसाल के तौर पे आप एक ही, आप लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रख देते हो, सेल कर देते हो पाउंड को, ठीक है। 2 साल तक होल्ड करने के बाद कितना प्रॉफिट बना सकते हो आप, ये देख लो। करीब करीब 5,500 पिप्स की ये मूव बनती है, ठीक है। लेकिन इन इस स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड करना बहुत ही आसान है। कि ये ट्रेड कैसे होगी, बहुत ही, मतलब इसमें कुछ भी वो नहीं है, आपको किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं देखना इसमें। लेकिन ये ट्रेड ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, और इस ट्रेड को आने में वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर, ये मेजर ट्रेंड था ना, डेली का टाइम फ्रेम है, ये मेजर ट्रेंड था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिवर्सल हो रहा है, मार्केट ने ये चैनलिंग की है। ये जो चैनलिंग होती है ना बड़े टाइम फ्रेम्स की, इसके अंदर भी हमें अंदाजा हो जाता है कि क्या चल रहा है। तो इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो, और इसके साथ साथ उस वक्त तक ट्रेड कर सकते हो जब तक इसी के मद्दे मुकाबिल कोई और न्यूज़ ना आ जाए। राइट, ये अभी जो रिसेंटली डाइवर्जेंस आई थी ना, वो ये वाली थी, ये वाली, ये जो मूव आई थी, अभी रिसेंटली डाइवर्जेंस आई थी, करेक्ट। ऐसे ही आप जब 8 के 8 बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसीज को स्टडी करोगे ना, तो लाजमी नहीं है कि 8 के 8 में आपको डाइवर्जेंस मिले, ये लाजमी नहीं है। हो सकता है कि आपको दो में डाइवर्जेंस, 2 बैंक्स में डाइवर्जेंस मिल जाए, हो सकता है आपको 3 बैंक्स में डाइवर्जेंस मिल जाए, हो सकता है 4 में मिल जाए। तो मैं कहता हूँ कि 2 को छोड़ दें, 3 को छोड़, अगर एक पेयर भी बन जाता है ना अगेंस्ट ऑफ 4 पेयर्स, अगर सिर्फ एक पेयर भी बन जाता है तो भी ये बहुत है, बहुत है। राइट। सबसे पहला मेथड हमने जो अभी डिस्कस किया वो थी मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस। इसी का वाइस वर्सा कर लें, हमने यूरो बुलिश था, डॉलर बियरिश था। तो अगर हमें लग रहा है कि यूरो बियरिश है और डॉलर बुलिश है, तो हम यूरो यूएसडी को सेल करेंगे। फिर ये ट्रेंड बहुत लंबा चलेगा, करेक्ट। अच्छा, दूसरी टाइप क्या है फंडामेंटल्स को ट्रेड करने के लिए, दूसरी स्ट्रेटजी क्या है? आपने, आप forex live.com पे जाएंगे ना, या फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर भी ये न्यूज़ आ रही होती है, फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर भी देखेंगे तो आपको ना किसी भी सेंट्रल बैंक के हेड या गवर्नर, इनकी स्पीचेस आ रही होती हैं, ठीक है। अब आपने
इसको कैसे ट्रेड करना है, ये स्पीच को आपने कैसे ट्रेड करना है। एक सेकंड प्लीज। सेंट्रल बैंक की स्पीच को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट की एक्सपेक्टेशन का पता होना चाहिए कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो है ये आपको ब्लूमबर्ग से मिल सकती है। होता क्या है कि जब भी कोई हेड या गवर्नर की स्पीच आने वाली होती है, 2-3 घंटे पहले से उस मुल्क के जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, ये लोग अपने अपने तज्जिया पेश करना शुरू कर देते हैं, अपनी अपनी कैलकुलेशंस देना शुरू कर देते हैं कि अभी जो 2-3 घंटे के बाद जो स्पीच आने वाली है उसके अंदर हो सकता है कि गवर्नर कुछ ऐसी बात करे। और वो बात कौन सी हो सकती है, वो बुलिश भी हो सकती है और बेरिश भी हो सकती है, और कुछ स्पेशल नहीं भी हो सकता। मतलब अगर गवर्नर ये कहता है कि जी सब ठीक चल रहा है, सब नॉर्मल है, हमें कुछ भी खास बड़े बड़े एक्शंस लेने की जरूरत नहीं है, हमारी इकोनॉमी बहुत ठीक चल रही है, इट मीन्स के मतलब ये कुछ खास कमेंट नहीं है। तो उन एक्सपर्ट्स की जो फिगर्स होती हैं, या वो एक्सपर्ट इस गवर्नर की स्पीच के बारे में जो जो कुछ अपने तज्जिया पेश कर रहे होते हैं, उसे कहा जाता है मार्केट एक्सपेक्टेशन। ठीक है। तो इसको अच्छे से ट्रेड करने के लिए, इस स्ट्रेटजी को, आपको मार्केट की एक्सपेक्टेशन पता होनी चाहिए कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन किस तरफ है। आप 2-3 घंटे पहले से आप इन साइट्स के ऊपर, फॉरेक्स लाइव पर भी ये आ रहा होता है, आप उसको भी जाके स्टडी कर सकते हो कि जो जो इस करेंसी के मुतालिक तज्जिए आ रहे हैं, जो जो फिगर्स आ रही हैं, वो बुलिश है या बियरिश है। उनके अंदर ये कुछ फिगर्स होती हैं कि ये बुलिश होने वाली हैं या बेरिश होने वाली हैं। ठीक है। तो अगर तो स्पीच शुरू होने से पहले आपको मार्केट एक्सपेक्टेशन का पता चल जाए कि ये बुलिश है, तो आपने नोट कर लेना है कि एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये बुलिश एक्सपेक्टेशन है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन को जानने का ये एक तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया, और ये कदरे मुश्किल भी है। यानी कि इसके अंदर आपको एफर्ट भी बहुत ज़्यादा करनी होगी। आप साइट पे जाओगे, उनको देखोगे, पढ़ोगे, पता क्या पता समझ में आए, क्या पता समझ में ना आए, आप अच्छे से एक्सपेक्टेशन समझ पाओ या नहीं समझ पाओ। आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ, आसान तरीका मार्केट की एक्सपेक्टेशन को जानने का। तरीका क्या है, जब भी किसी भी सेंट्रल बैंक का हेड या गवर्नर की स्पीच आने वाली है ना, मिसाल के तौर पे अगर 12 बजे स्पीच आनी है, तो 1 घंटा पहले ये वेरी कर सकता है, तकरीबन 1 घंटा पहले। मतलब ये भी होता है कि 45 मिनट पहले से मार्केट में एक्सपेक्टेशन आना शुरू होती है, कभी कभी सवा घंटे, वो डिपेंड कर रहा होता है सिनेरियोज के ऊपर। तो हम एवरेज कर लेते हैं कि तकरीबन 1 घंटा पहले आप चार्ट पे चले जाओगे, जो भी करेंसी थी ना उसके चार्ट पे चले जाओगे, और आप चले जाओगे M5 टाइम फ्रेम के अंदर। आप ये देखोगे कि स्पीच आने से पहले मार्केट एक साइड के ऊपर M5 टाइम फ्रेम के अंदर एक ट्रेंड करना स्टार्ट कर देगी। ये जो मूव होती है ना, इसको कहा जाता है प्राइस इन मूव। प्राइस इन यानी कि ये वो मूव होती है जो उस मुल्क के एक्सपर्ट्स, तज्जियाकार अपने अपना तज्जिया पेश कर रहे होते हैं ना, तो ये मार्केट का एक सिस्टम है कि मार्केट उस एक्सपेक्टेशन को प्राइस इन कर रही होती है। अगर तो ये एक्सपेक्टेशन बुलिश थी, तो आप इस एक्सपेक्टेशन को आप चार्ट पर देख सकते हो, यानी कि मार्केट M5 के अंदर कुछ इस तरह अप ट्रेंड बना रही होगी। ठीक है। आपने कोई भी तज्जिया नहीं पढ़ा, आपने कोई भी फॉरेक्स लाइव पर आपने इंफॉर्मेशन गैदर नहीं भी किया ना, तो अब M5 में जाके अप ट्रेंड मिल रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन बुलिश है। मार्केट ये तसव्वुर कर रही है
कि आने वाली न्यूज आई मीन आने वाली स्पीच बुलिश होगी, या हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका गवर्नर कुछ बुलिश कमेंट्स पास करेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको डाउन ट्रेंड मिल जाए M5 के अंदर स्पीच आने से 45 मिनट से सवा डेढ़ घंटा पहले तक, एवरेजली आप 1 घंटा लगा लो, तो इट मीन्स कि ये मार्केट क्या कर रही है, प्राइस इन कर रही है। किस चीज को प्राइस इन कर रही है? मार्केट एक्सपेक्टेशन को प्राइस इन कर रही है। ठीक है। इस तरीके से ये दूसरा वे मैंने आपको बताया है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन को चेक करने का दूसरा कदरे आसान तरीका है। कदरे क्या, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप मार्केट की एक्सपेक्टेशन को पहचान सकते हो कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, बुलिश एक्सपेक्ट कर रही है या बेरिश एक्सपेक्ट कर रही है। तीसरी चीज यहाँ पे रेंज भी हो सकती है, रेंज भी हो सकती है। अगर आपको इसमें रेंज नजर आ रही है तो आप ये समझ जाओ कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो हेड है, गवर्नर है, ये कुछ खास कमेंट्स पास करने वाले नहीं हैं। जिसके अंदर क्या होता है, आप जब स्पीच सुनोगे ना तो उसके अंदर ये होता है कि जस्ट आता है और अपनी जस्ट हालात और वाकयात के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है कि हमारे मुल्क के अंदर ये पॉलिसी अपनाई गई, उसका ये इम्पैक्ट आया, हमने ये फैसले किए जिससे ये इम्पैक्ट आए। ठीक है। और हमारे जो पहले के किए गए फैसले हैं वो बहुत अच्छे थे। राइट। अब इस बात को थोड़ा सा डीपली देखेंगे ना, इसके अंदर कुछ भी ऐसा ऐसा ऐसी खास चीज नहीं है जो मार्केट को हिलाए। एक और चीज, मैं वापस इसी टॉपिक पे आता हूँ। एक और चीज मैं आपको बताऊं, बहुत ही जो लोग इस चीज को भी समझ जाएंगे ना, तो फंडामेंटल ट्रेडिंग उनके लिए कदरे आसान हो जाएगी। मार्केट जो होती है वो हमेशा सरप्राइज पर मूव करती है। इस बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है कि जब मार्केट को सरप्राइज मिलेगा ना, खा वो सेंटिमेंट हो या वो फंडामेंटल हो, वो न्यूज़ हो, कुछ भी है, जब भी मार्केट को एकदम से सरप्राइज मिलेगा ना, मार्केट एकदम से बौखलाहट का शिकार होती है और एक डायरेक्शन उठा लेती है। तो ये जो बड़े बड़े ट्रेंड होते हैं ना, ये सरप्राइज के ऊपर ही चल रहे होता है। करेक्ट। तो माउस क्यों नहीं चल रहा? अच्छा चल रहा, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट की एक्सपेक्टेशन का पता होना चाहिए। मार्केट की एक्सपेक्टेशन दो तरीकों से देख सकते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। अब आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेशन तो आपने देख ली, मिसाल के तौर पे आपको अप ट्रेंड नजर आ गया चार्ट के अंदर, तो आपने ये व्यू जनरेट कर लिया कि एक्सपेक्टेशन जो है ये बुलिश है। अब उसके बाद आपने स्पीच को देखना है, लाइव स्पीच को, जब 12 बजे ये स्पीच स्टार्ट होगी उसके एंड तक आपने पूरी स्पीच देखनी है, उसके वर्डिंग पे गौर करना है कि ये बात क्या कर रहा है। होता क्या है, 45 मिनट तक इसकी स्पीच होती है। जब भी स्टार्ट होती है ना स्पीच, उसके 45 मिनट तक गवर्नर स्पीच कर रहा होता है। 45 मिनट के बाद आखिर के जो 15 मिनट होते हैं ना, उसके अंदर सवाल जवाब के लिए वो रखे हुए होते हैं, जो जर्नलिस्ट आए हुए होते हैं उनसे क्वेश्चंस ले रहा होता है गवर्नर। ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले 45 मिनट जो है ना, अपनी स्पीच देखनी है और उसके कमेंट्स पे, उसकी बातों पे आपने गौर करना है कि ये बात क्या कर रहा है। और जैसे ही 45 मिनट पूरे होंगे, 45 मिनट के बाद वो कहेगा क्वेश्चंस प्लीज। जर्नलिस्ट जो सामने बैठे होते हैं उनके उनसे मुखातिब होकर जब वो कहता है कि क्वेश्चंस प्लीज, तो आप समझ जाओ कि स्पीच अब खत्म हो गई है और अब क्वेश्चंस जो है ना वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। अच्छा, एक और भी चीज कि ये आप स्पीच कहाँ पे देख सकते हो, ये फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, फॉरेक्स लाइव के ऊपर इसके लिंक आ रहे होते हैं। फॉरेक्स लाइव के ऊपर, आप ब्लूमबर्ग के ऊपर, आप कहीं पर भी, आप कहीं पर भी गूगल भी कर लोगे ना, आपको उसका स्पीच का लिंक मिल जाएगा। वो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अब चल रही होती है, लाइव चल रही होती है, इनके कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं। और इसके अलावा किसी भी टीवी चैनल्स को आप अगर
थ्रू ओवर इंटरनेट ही आप देख लो ना, तब भी वो आप स्पीच लाइव देख सकते हो। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि स्पीच हम कहाँ से देखेंगे, हमारे पास लिंक नहीं है, तो आप जस्ट कोई भी वे आप देख सकते हो स्पीच को देखने का। अच्छा जी। मार्केट बुलिश प्राइस इन कर रही थी, 45 मिनट गुजर गुजर चुके स्पीच को, और आपने पूरी स्पीच सुनी। आपने ये देखा कि गवर्नर साहब ने कोई भी खास कमेंट नहीं किए, ना वो कमेंट कुछ ऐसे थे जो मार्केट को बुलिश करें, ना वो कमेंट ऐसे थे जो मार्केट को बेरिश करें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये प्राइस इन मूव जहां से शुरू हुई थी ना, इस जगह से आपने इसको सेल कर देना है। इस जगह से आपने इसको सेल कर देना है, और आपका टीपी जो होगा उस जगह पर होगा जहां से मार्केट ने प्राइस इन करना शुरू किया था। यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये इस टॉपिक को बढ़ाकर बनाना चाहे ना या खींचना चाहे तो बहुत लंबा भी हो सकता है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको जितना मैं कंप्रेस करूँ ना, टाइम को भी और इसके आने वाली मुश्किलात को भी, उतना ही अच्छा है, आपको समझ में भी उतनी जल्दी आएगा। मैं लंबी लंबी डेफिनेशन में नहीं जाता, मैं सिंपल सी ये लॉजिक आपको बता रहा हूँ कि सरप्राइज मिला या नहीं मिला, मार्केट को सरप्राइज मिला या नहीं मिला। ठीक है, अगर तो ये गवर्नर साहब ने कोई भी बुलिश हॉकिश एंड डॉविश बात नहीं की है, इट मींस कि देयर इज नथिंग, कोई भी खास चीज नहीं है, कोई भी सरप्राइज मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट जहां से चली थी ना वहां तक ही वापस आ जाएगी। तो आप बहुत अच्छे से, इसके अंदर भी बहुत कम एसल होते हैं, अगर आपकी इंफॉर्मेशन बेहतर है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, फंडामेंटल के ऊपर आपकी ग्रिप है, तो इस स्ट्रेटजी में भी बहुत कम एसल होता है, बहुत ही कम। तो आप इसको सेल करोगे, और टीपी आपका रहेगा जहां से मार्केट चली थी। क्यों ऐसा हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ क्योंकि कोई सरप्राइज नहीं है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पिछले बैच के अंदर भी मैंने ये एग्जांपल दी थी, और ये एग्जांपल वहीं पर क्रिएट भी एक्चुअली वहीं पे हुई थी। वो होता है ना, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कुछ नया आता है मार्केट के अंदर ना, तो मिसाल के तौर पे आप किसी मुश्किल में फंस जाते हो, और उस मुश्किल से निकलने के लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है। आपका एक ही दोस्त है, आप अपने उस दोस्त से ये उम्मीद करते हो कि वो आपका दोस्त आपको 10 लाख रुपया दे दे, तो आप इस मुश्किल से निकल सकते हो। आप उससे ये उम्मीद करते हो। ठीक है, और इसी उम्मीद के बाद आपका दोस्त आता है, आपको पैसे देता है। आप मुझे बताओ कि आपको कितनी खुशी होगी। आपके ख्याल में आपको कितनी खुशी होगी इस बात की। वकास अहमद शाह कह रहे हैं बहुत खुशी होगी। और कोई दोस्त। चले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी मुश्किल का शिकार हो गए, और उस मुश्किल से निकलने के लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है। आप आपका दोस्त जो है, एक ही दोस्त है, और वो किसी गरीब घराने से ताल्लुक रखता है, और आपको उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो आपकी हेल्प कर सकता है। उस दोस्त से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, और वो बंदा जिससे आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, वो बंदा एकदम से आए 10 लाख रुपए किसी बैग में लेकर के आपके पास आए, और आपको कहे कि ये आपकी मुश्किल सॉल्व करने के लिए है, तब आपको कितनी खुशी होगी।
जी, वकास अहमद शाह। हाँ जी, रजा। हैरान कर देने वाली खुशी, सरप्राइजिंग मूव। एग्जैक्टली, वकास अहमद शाह। वंडर भी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपने पॉइंट पिक किया है। देखिए, सिंपल सी बात है, एक बंदे से आपको उम्मीद थी और वो आपकी उम्मीद पे पूरा उतर गया, सो देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज्ड। वो एक एक्सपेक्टेशन थी और उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर वो बंदा पूरा उतरा। मतलब आज रात 10 बजे हमारा सेशन होना था और ये हो रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है कि आज सेशन हुआ है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था पहले से ही। ओके, लेकिन वो बंदा आपकी हेल्प करे जिससे आपको कतई तौर पे उम्मीद ही नहीं थी, एकदम से वो आपके घर के दरवाजे पे आए और आपको पैसे पकड़ाए, तो आप तो बिल्कुल हैरान परेशान हो जाओगे कि तुमने कैसे कर लिया ये। राइट, दैट इज द सेंटिमेंट। मार्केट मूव कैसे करती है, स्पाइक क्यों लगते हैं? कोई भी ऐसी न्यूज जो मार्केट एक्सपेक्ट ना कर रही हो, उस न्यूज के आने के बाद मार्केट में स्पाइक्स लगते हैं, मार्केट वोलाटाइल हो जाती है, मार्केट बिफर जाती है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता मार्केट को जाना कहां पे है। राइट, तो ये एक्चुअली बस ये सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी, हर तरह के फंडामेंटल ट्रेडिंग के अंदर ये सिंपल सी लॉजिक है। अब देखें, इस लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करके देखें, ये प्राइस इन मूव के अंदर क्या हो रहा था, मैंने अभी बताया डिटेल के साथ, ये क्या हो रहा है। प्राइस इन मूव क्या होती है, प्राइस इन, हाँ, परसों गोल्ड ने क्या था, बिल्कुल वो सरप्राइज था, वो वैक्सीन बनाई है वो फाइजर कंपनी ने ना, तो वो एकदम से सरप्राइज था, वो मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये एकदम से ऐलान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हम कह रहे थे कि ये प्राइस इन मूव क्या होती है, ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है। मार्केट क्या करती है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को प्राइस इन करती है। और ये क्या नजर आ रहा है इसके अंदर, बुलिश। इसका ये मतलब है कि मार्केट बुलिश एक्सपेक्ट कर रही है। राइट, अगर स्पीच के दौरान सेंट्रल बैंक के गवर्नर कोई बेयरिश कमेंट देते हैं, तो फिर ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। बेयरिश कमेंट्स, यानी कि मार्केट क्या सोच रही थी कि कमेंट्स जो होंगे ना, ये बुलिश कमेंट होने वाले हैं, लेकिन गवर्नर बेयरिश कमेंट देते हैं, मार्केट में एकदम से ऐसे स्पाइक आएगा, एकदम से ऐसे सीधा स्पाइक नीचे लगेगा। ठीक है, स्पाइक लगेगा, और ये वो होती है स्पाइक ट्रेडिंग जो हम नहीं करते, इसकी डिटेल से आपको मैंने बताया था। अब इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, ये स्पाइक जितना भी लग रहा है या इसके नीचे अगर जा भी रहा है ना, तो हम जाने देंगे, हम इसको ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे उस वक्त तक कि ये स्पाइक 40% से 60% तक के दरमियान में, 40% से 60% तक के दरमियान में रिट्रेसमेंट ना कर ले। होगा क्या, इसी के अंदर आपको कोई ना कोई लेवल मिलेगा, जो 40 से 60% के दरमियान में कोई लेवल मौजूद होगा। ठीक है, आपने वेट करना है कि मार्केट रिट्रेस करे इस लेवल तक, और उसके बाद आप इसको सेल करोगे। यहाँ से आप इमीडिएटली, आप यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिल जाए तो ये बहुत और भी ज्यादा अच्छी बात है, कंफर्मेशन मिल जाएगी आपको। अगर आप गौर से देखें सिर्फ इसी जोन के अंदर, तो ये कैंडल्स, वो हमने स्टडी किया था ना, गैप कैंडल, तो ये करीब करीब उस तरह की स्ट्रेटजी ही है। ये वही स्ट्रेटजी करीब करीब यहाँ पे भी काम करेगी। हम ये पुल बैक का वेट क्यों करते हैं, पुल बैक का वेट इसलिए करते हैं कि जब भी मार्केट में स्पाइक लगता है ना, एकदम से लिक्विडिटी गायब हो जाती है। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि लिक्विडिटी गायब क्यों होती है।
लिक्विडिटी गायब इस वजह से होती है, और ये बड़े बड़े बैंक्स जो होते हैं ना, ये भी अपनी लिक्विडिटी निकाल लेते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं निकालता, सिर्फ आप नहीं निकालते हैं, चौथा पांचवा दसवां बंदा नहीं निकालता, ये पूरी दुनिया की लिक्विडिटी गायब हो जाती है न्यूज के टाइम पे। क्यों गायब होती है? इस वजह से कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन तो पता चल गई है हमें कि एक्सपेक्टेशन क्या है। वो ये वाला ट्रेंड हमें बता रहा है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है, लेकिन ये नहीं पता कि ये गवर्नर साहब आकर क्या स्पीच करने वाले हैं। ये चांस के ऊपर है, ये रिस्क के ऊपर है कि पता नहीं वो बेरिश होंगे, पता नहीं वो बुलिश होंगे, या फिर वो नॉर्मल से कमेंट्स पास करके और स्पीच खत्म कर देंगे। इस चीज का पता नहीं होता। तो अपने कैपिटल पर रिस्क ना लेना अच्छी बात होती है। मतलब कोई भी प्रोफेशनल जो होता है ना, वो हमेशा रिस्क को फोकस करके रखता है, वो अपने कैपिटल को रिस्क में नहीं डालता। ये मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, इसके अंदर मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये तमाम कॉन्सेप्ट, तमाम चीजें। इस वजह से कि गवर्नर साहब क्या बात करने वाले हैं, इस वक्त में तमाम लिक्विडिटी हटा ली जाती है कि पता नहीं किस टाइम पे ये। हाँ, अगर तो ये कुछ ये न्यूट्रल रहे तो फिर लिक्विडिटी नहीं हटेगी, क्योंकि कोई खास सरप्राइज नहीं है, कोई खास मूव नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सबसे पहला वे मैंने आपको बताया कि मार्केट जनरल से कमेंट्स के साथ, आई मीन स्पीच खत्म हो जाए, तो मार्केट जहां से चली थी वहीं पर आएगी, हम इसको सेल करेंगे। इमीडिएटली हम सेल कर सकते हैं स्पीच खत्म होने के बाद। अब ये दूसरा वे मैंने आपको बताया, कौन सा? मार्केट बुलिश एक्सपेक्ट कर रही थी, इस तरह से बुलिश एक्सपेक्ट कर रही थी, और स्पीच के दौरान एकदम से बियरिश कमेंट्स पास किए गए। बियरिश कमेंट्स के अंदर बहुत सी चीजें हो सकती हैं। रेट कट के बारे में बात हो सकती है, ये हो सकता है कि हम क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे, ये हो सकता है कि हम रेट कट के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह के अल्फाज भी, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर। वो आप जैसे जैसे आप एडवांस जाओगे, इसके अंदर स्टडी करोगे, तो आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो होगा क्या, मार्केट में एकदम से स्पाइक लगेगा, हम इस स्पाइक को एकदम से ट्रेड नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि ये स्पाइक 40 to 60% में कहीं पर भी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे, और उसके बाद हम इसको सेल करेंगे ऐसे। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है? मार्केट बुलिश एक्सपेक्ट कर रही थी, और मार्केट ने इसको प्राइस इन करा, एक्सपेक्टेशन को। उसके बाद दो बातें हो सकती हैं यहाँ पे। या तो गवर्नर साहब कोई ऐसी बात करें जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, ठीक है, बुलिश कमेंट्स हों, बुलिश कमेंट्स हों, लेकिन बहुत ज्यादा लाइक लाइक रेट हाइक की बात ना की जाए, बट ऐसा हिंट दे दिया जाए कि हम, हो सकता है कि अगले आने वाले एक महीने के अंदर हम रेट हाइक करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, फिर वो सरप्राइज नहीं रहेगा, वो एक महीने के बाद होने वाला काम जो है ना, वो पहले से पहले मार्केट को आइडिया दे रहा है, पहले से आइडिया दे रहा है, यानी कि आप तैयार रहो इस चीज के लिए। तो फिर मार्केट क्या करेगी? मार्केट जस्ट इसी ट्रेंड को ऐसे कंटिन्यू करेगी। ठीक है, मार्केट में कुछ खास हलचल नजर नहीं आएगी। आपने बहुत सी ऐसी न्यूज देखी होंगी जिसके अंदर मार्केट ये सोच रहे होते हैं लोग कि यार स्पाइक करेगी, बट मार्केट नॉर्मली जैसे चल रही थी वैसे चलती रहती है। ठीक है, दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि गवर्नर साहब बहुत ही ज्यादा हॉकिश किस्म के कमेंट पास कर दें, मार्केट एकदम से ऐसे स्पाइक लगाएगी ऊपर को। स्पाइक लगने के बाद हम इसको रिट्रेसमेंट होने देंगे 40 to 60%, देन हम इसको बाय करेंगे। करेक्ट, ये तरीके हैं किसी भी सेंट्रल बैंक के हेड या गवर्नर की जो स्पीचेस आती है ना, और ये आती रहती हैं 2 हफ्तों में, एक हफ्ते में, स्पीचेस आती रहती, किसी ना किसी की चल रही होती है। हम इस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी, तीसरा और आखिरी तरीका फंडामेंटल को ट्रेड करने का,
जो कि हम फिगर्स जो होती है ना, फॉरेक्स फैक्ट्री की फिगर्स, शेड्यूल्ड न्यूज़ जो होती हैं, इनको हम ट्रेड कर रहे होते हैं। और फॉरेक्स में जो भी नया बंदा आता है ना, उसकी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि उन फिगर्स को ट्रेड किया जाए, क्योंकि वो कदरे कदरे आसान है। ठीक है। लेकिन इसके लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेंट्रल बैंक का विजन पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक किस साइड पर अलाइंड है, जो कि मार्केट के अंदर एक बड़ा ट्रेंड होगा। ठीक है। यानी कि सबसे पहले इन इंडिकेटर्स को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना लाजमी है। ये लाजमी है, इसके बगैर आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे ना, तो इसमें बहुत ही कम चांसेस हैं कामयाब होने के। तो सबसे पहले आपने मॉनेटरी पॉलिसी को डाउनलोड करना है और उसको पढ़ना है। उसके अंदर से आपने कलेक्शन लेनी है, कलेक्ट करनी है, डाटा कलेक्ट करना है कि ये बुलिश है या बेरिश है। राइट। तो सेंट्रल बैंक का हमने डाटा कलेक्ट करा कि ये बुलिश है, जो कि हमें टेक्निकल के अंदर आप देखोगे D1 टाइम फ्रेम या H4 में आपको बाय ट्रेंड नजर आ रहा होगा। उसके बाद फिगर्स में आपको लेके चलता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री पर, फिर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है। अरे मैंने आज देखी नहीं मार्केट। ये देखेंगे, एनजेडी की आज ही ये रिलीज हुई है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, ये देखें, ये 11 नवंबर आज की न्यूज़ है, RBNZ। ठीक है। इसको आप इमीडिएटली देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है। इसको डिटेल्स में जाओ, डिटेल्स में जाके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये साइट पे ले जाएगा, वहाँ से आप मॉनेटरी पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से नहीं करना चाहो तो फिर सेंट्रल बैंक न्यूज़ डॉट इन्फो वेबसाइट है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। चले, तो हमारा टॉपिक ये था कि हमने ये जो रिलीज है ना, इंडिकेटर्स हैं, इनको हमने कैसे ट्रेड करना है। नंबर वन पे हमने क्या किया था, नंबर वन पे हमने चेक किया कि सेंट्रल बैंक किस तरफ अलाइंड है। नंबर टू पे हमने क्या करना है, ये फोरकास्ट चेक करनी है। ये फिगर जो है ना, ये फोरकास्ट है। कि प्रीवियस डाटा होता है कि लास्ट टाइम पर जब ये इंडिकेटर आया था, वेस्ट पैक कंज्यूमर सेंटिमेंट ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 4:30 AM सुबह के 4:30 बजे ये न्यूज़ आई थी। और लास्ट टाइम पे जब ये न्यूज़ आई थी तो ये डाटा रिलीज हुआ था 11.9%। अब इसकी फोरकास्ट नहीं आ रही है, जस्ट सेंटिमेंट है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। M2 मनी स्टॉक ईयर टू ईयर जापानीज येन की न्यूज़ है। तो लास्ट फिगर इसकी थी 9%। उसके बाद ये देखो फोरकास्ट क्या है, 9.1%। ये देखें, ये फोरकास्ट 9.1% हमें क्या मैसेज दे रही है कि बुलिश एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। यहां से हम जब भी इंडिकेटर्स को ट्रेड करने के बात करेंगे, तो हम यहां से फोरकास्ट को कलेक्ट करेंगे कि मार्केट क्या सोच रही है, फोरकास्ट क्या है, क्या हो सकती है, बुलिश डाटा आ सकता है या बेरिश डाटा आ सकता है। ठीक है। अब आ जाए स्ट्रेटजी पे। सबसे पहले आपने क्या किया, सेंट्रल बैंक का व्यू कलेक्ट किया। उसके बाद आपने फोरकास्ट चेक करी कि बुलिश है या बेरिश है। अब डाटा आता है, डाटा क्या आएगा, बेटर देन एक्सपेक्टेड अगर आ जाता है, यानी कि H4 में D1 में हम देखोगे अप ट्रेंड मौजूद होगा। और उसके बाद ये था सेंट्रल बैंक का व्यू। उसके बाद एक्सपेक्टेशन जो थी वो भी बुलिश थी। करेक्ट। अब जो डाटा रिलीज हो रहा है, अगर तो वो सेम नंबर आ जाते हैं, जैसा कि हमने क्या देखा था फोरकास्ट 9.1%, ये थी एक्सपेक्टेशन या फोरकास्ट। अगर रियल
जो रिलीज है ये भी 9.1% आ जाता है, तो देयर इज नथिंग स्पेशल। ये पहले ही पता था हमें कि 9.1% आएगा, तो कोई भी सरप्राइज नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। हम चौंकेंगे नहीं किसी भी बात पे। हमें पहले ही पता था, हमें पहले ही अंदाजा था, इस चीज को पहले ही फोरकास्ट किया जा रहा था। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, मार्केट जैसे चल रही थी, जो भी पहले चल रहा था, वो रेंज थी, वो डाउन ट्रेंड था, वो अप ट्रेंड था, ब्ला 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 ब्ला, वो वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, नंबर वन पे तो ये हो गया। अगर एक्सपेक्टेड फिगर और रिलीज फिगर सेम आ जाए तो देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज्ड, तो मार्केट नॉर्मल बिहेव करेगी, जो भी पहले चल रहा था वही चलता रहेगा। उसके बाद अगर बेटर देन एक्सपेक्टेड आ जाता है, यानी कि 9.1% एक्सपेक्ट किया जा रहा था और आ जाता है 9.4%, ठीक है, इसका मतलब है कि ये बेटर देन एक्सपेक्टेड है। जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उससे भी ज्यादा अच्छा इंडिकेटर आया, रिलीज हुई है। इट मींस कि अब यहां पे सरप्राइज मौजूद है, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा नंबर एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, तब क्या होगा, मार्केट कुछ भी कर रही थी इसके पहले, डाउन ट्रेंड में था, रेंज थी वो, अब वो तमाम चीजें एक एक चीज को डिटेल में नहीं बता रहा। ठीक है, रेंज थी, डाउन ट्रेंड था या अप ट्रेंड था, तीनों सूरतों में मार्केट स्पाइक लगाएगी ऊपर। ऐसे एक ऊपर स्पाइक लगेगा, स्पाइक को हम जाने देंगे जहां तक जाएगा, हम इसको बिल्कुल भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे पुल बैक आने का। और कितने परसेंट से हम बाय करेंगे, कौन बता सकता है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 40 या फिर 60% से। ठीक है, अच्छा बाज औकात ये भी होता है कि मार्केट इतनी ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं देती, ऐसा भी होता है, यानी कि सरप्राइज भी तो बड़े या छोटे भी तो हो सकते हैं ना। जस्ट कॉमन न्यूज की तरह सोचें, कॉमन से जो बिहेवियर हम अपने जनरल लाइफ के अंदर हमारे साथ जो बिहेवियर चल रहे होते हैं ना, इस तरीके से सोचें, तो मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रही होती है। अब ये जो सरप्राइज मिलता है ना, ये सरप्राइज कभी कभी छोटे होते हैं और कभी कभी बड़े होते हैं। ये कैसे पहचानना है, मैं इसका तरीका भी बताऊंगा आपको, कि आप ये कैसे पहचान सकते हो कि ये सरप्राइज का लेवल क्या था, ये कितना बड़ा सरप्राइज था और कितना कम सरप्राइज था। इसका ये मतलब है कि अगर तो मार्केट बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड है, बहुत ही हाई लेवल सरप्राइज्ड है, देन ये पुल बैक हो सकता है ना ही दे, या ये भी हो सकता है कि पुल बैक आपको बहुत ही कम पुल बैक मिले और मार्केट निकल जाए उसी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो फिर ऐसी, ये इट मींस कि ये हाईली वोलेटाइल, बहुत ज्यादा वोलेटाइल मूव्स हैं, और फिर तो मार्केट से दूर रहना बेहतर है। होता पता है क्या है, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना ये दोस्तों को, होता ये है कि वो ये कहते हैं कि हम कर सकते थे ट्रेड, हमने क्यों, उनको ये लग रहा होता है कि वो हमारा पैसा था, वो मूव हमारी मूव थी, हमारा पैसा था जो हमने छोड़ दिया, हमने नहीं लिया। लेकिन बात ये नहीं होती कि वो आपका पैसा था या आपकी मूव थी जो आपसे मिस हो गई है। बात ये होती है, आपको ये पता था कि मार्केट ने बुलिश जाना है। ठीक है, ये पुल बैक जब कंप्लीट हुआ है ना, आपको ये पता है कि आपका एसएल यहां पे रखना चाहिए। मतलब क्या है इस बात का, कि ये एसएल छोटा एसएल बन रहा है। ठीक है, अगर तो इस मार्केट ने पुल बैक दिया ही नहीं है, या पुल बैक का बहुत ही कम पुल बैक आया और मार्केट डायरेक्शनल डायरेक्शनल हो गई कि डायरेक्शन में चली गई, आप कहां से एंट्री लगोगे, आप कहां पे एसएल रखोगे, कुछ पता नहीं होता।
ये कोई भी प्रोफेशनल वे नहीं है ट्रेड करने का। चलो मान लिया आपको यहाँ पे जाके पुल बैक मिल रहा है, अब क्या करोगे? यहाँ से बाय करोगे, इतना बड़ा एसल रखेंगे? ठीक है, इन चीजों के ऊपर फिर आकर बंदा इन जो हाईली वोलेटाइल मार्केट है ना, उससे दूर रहना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, यानी कि इस मूव को अगर कैप्चर नहीं कर सके तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप बाकी जब मार्केट नॉर्मल होगी ना, आप उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक मूव मिस करी तो आप ट्रेडिंग का कैरियर ही एंड हो गया। मतलब ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है ना, इसलिए मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पिछले जितने भी सेशंस करें, आई मीन जितने भी बैचेस को पढ़ाया, उनके अंदर ज्यादातर यही इश्यूज आ रहे थे। तब सब लोग यही सवाल कर रहे थे कि पुल बैक क्यों नहीं दिया, हमने क्यों इसको मिस करा। तो उसकी ये वजूहत होती है, वो आपको मैं पहले से पहले ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके माइंड में ये सवाल पैदा होना भी है ना, तो मैं उसको पहले ही आंसर कर दूँ। चलें, हम बात कर रहे थे कि मार्केट पुल बैक करेगी 40 to 60% और देन हम ट्रेड में आएंगे। अगर ये पुल बैक नहीं है तो देयर इज नो ट्रेड, हम दूर रहेंगे। करेक्ट? अच्छा, इसके साथ साथ और क्या हो सकता है इसमें? और ये हो सकता है कि अगर सेंट्रल बैंक बेरिश है और डाटा रिलीज जो है ये वर्स्ट देन एक्सपेक्टेड आ जाता है, इसी का वाइस वर्सा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मार्केट बुलिश है, नहीं नहीं सॉरी, सेंट्रल बैंक बेरिश है तो आपको डाउन ट्रेंड मिलेगा चार्ट पे। ठीक है, और वर्स्ट देन एक्सपेक्टेड आता है तो ये डाउन स्पाइक लगेगा, एकदम से ऐसे डाउन स्पाइक लगेगा, और इसके पुल बैक पर हम इसको सेल करेंगे। करेक्ट? ये इसकी एग्जांपल मैंने वहां पे नजर आई थी मुझे। ये देखें, ये थी प्राइस इन मूव। अब ये मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब वो इसकी पूरा उसमें जाएंगे ना तो ये चार्ट को ढूंढना भी बहुत वो अजाब हो जाएगा। ये थी सरप्राइज इन मूव। ये डेली टाइम फ्रेम में है, तो डेली टाइम फ्रेम में सरप्राइज प्राइस इन सॉरी प्राइस इन नहीं करती मार्केट। M5 M15 के अंदर आप जाके देख सकते हो, बट ये ऐसी होती है। ये जो बड़ा स्पाइक है ना, इट मींस कि दैट इज फंडामेंटल, बहुत बड़ा फंडामेंटल था इस दिन में। नॉर्मली मार्केट ऐसा बिहेव नहीं करती, नॉर्मली मार्केट ऐसा बिहेव करती है। ये नॉर्मल मार्केट की कंडीशन है। ये जो स्पाइक है दैट इज मतलब कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज था। ठीक है, और ये सरप्राइज क्या था? बेयरिश। अब इसके अंदर हम कहेंगे कि पुल बैक नहीं मिला, बिल्कुल मिला है हमें पुल बैक, बिल्कुल मिला है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमें इसमें बहुत से पुल बैक मिले हैं इस पूरी मूव के दौरान। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्राइस इन करना। और उसके बाद एकदम से मार्केट बियरिश होती है, तो ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इस पे पुल बैक आते हैं और वहां पे हम ट्रेड भी कर सकते हैं, लिक्विडिटी भी वापस आ जाती है उस वक्त तक में। अच्छा, बात हो रही थी कि सेंट्रल बैंक बेरिश है और डाटा वर्स्ट अनएक्सपेक्टेड आता है, तो हम इसको पुल बैक पर सेल करेंगे। सो सिंपल, स्ट्रेटजीज सिंपल है, तरीकाकार भी वही है जो हमने गवर्नर की स्पीच के दौरान मैंने आपको बताया ना। स्पीच सुनोगे और कैसे ट्रेड करोगे, तरीकाकार भी करीब करीब वैसे ही आपको मिलेंगे। जस्ट आपको करना क्या है, जो सबसे ज्यादा मेहनत का काम है, लेकिन अगर सोचा जाए तो ये बहुत बड़ी मेहनत भी नहीं है। आप किसी भी बैंक की सेंट्रल बैंक की आप पॉलिसी को स्टडी करो, और ये बार बार तो नहीं करना होता ना, एक बार करना होगा और उसके बाद फिर सुकून है। अच्छा जी, अगर डाइवर्जेंस आ जाती है फोरकास्ट में और सेंट्रल बैंक के व्यू के अंदर, तब हम कैसे ट्रेड करेंगे? अगर सेंट्रल बैंक बुलिश था तो हमें अप ट्रेंड नजर आ रहा होगा। करेक्ट? अब
न्यूज की जो रिलीज है वो वर्स्ट देन एक्सपेक्टेड आ जाती है। वर्स्ट देन एक्सपेक्टेड इट मींस के सरप्राइज है इसके अंदर, अच्छा खासा सरप्राइज है। तो क्या होगा, मार्केट एकदम से डिप मारेगी ऐसे नीचे, ठीक है, एक डिप लगेगा। लेकिन पॉइंट क्या है इस स्ट्रेटजी के अंदर, पॉइंट ये है, खास पॉइंट ये है कि सेंट्रल बैंक बुलिश था। सही है, सेंट्रल बैंक बुलिश था। तो एक न्यूज इंडिकेटर या एक डाटा रिलीज सेंट्रल बैंक के व्यू को चेंज नहीं करती, ठीक है। तो इस डाटा रिलीज की वजह से यहाँ पे ये डिप तो लगेगा बिल्कुल। आप क्या करोगे, आप स्ट्रॉन्ग लेवल से, मेजर लेवल्स होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग लेवल से आप इसको बाय कर लोगे और मार्केट अगेन ऐसे बुलिश जाएगी। क्यों ऐसे हो जाएगी बुलिश, क्योंकि बड़ा ट्रेंड या सेंट्रल बैंक जो है ये बुलिश चल रहा है। तो सिर्फ ये जो डाटा रिलीज हुआ है ना, जस्ट ये एक इंडिकेटर का डाटा है कि वर्स देन एक्सपेक्टेड आया, एक्सपेक्टेड जितना भी था उससे भी ज्यादा बुरा डाटा आया। तो ये इसका ये मतलब नहीं कि ये इसने सेंट्रल बैंक का व्यू ही चेंज कर दिया, उसको चेंज कर दिया, बिल्कुल ही घुमा दिया सेंट्रल बैंक को, ये ऐसा नहीं होता। ये बहुत छोटा सा एक इंडिकेटर है पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी के सामने। तो ये सेंट्रल बैंक के व्यू को नहीं घुमाएगा, जस्ट ये मार्केट को थोड़ी देर के लिए रिवर्स करेगा, लेकिन अगेन ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा क्योंकि मार्केट ने अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक के व्यू की तरफ ही डायरेक्शन अप्लाई करनी होती है। अगर बुलिश है तो बुलिश ही जाएगी, अगर बेयरिश है तो बेयरिश ही जाएगी। इसी के वाइस वर्सा, अगर सेंट्रल बैंक बेयरिश है और इंडिकेटर जो है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आता है, बेटर देन एक्सपेक्टेड के अंदर क्या होगा, मार्केट एकदम से स्पाइक लगाएगी ऊपर की तरफ और उसके बाद मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं ना वो इस चीज में मार खाते हैं, नुकसान होते हैं वो इस चीज में होते हैं कि उनको सेंट्रल बैंक का विजन, सेंट्रल बैंक की डायरेक्शन पता नहीं होती कि सेंट्रल बैंक किस तरफ डायरेक्टेड है, और वो हर किस्म के आने वाले डाटा इंडिकेटर को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आपको ये अंदाजा हो चुका होगा कि अगर आपको सेंट्रल बैंक का व्यू पता है ना, तो फिर इन न्यूज रिलीजेस को ट्रेड करना कदरे आसान हो जाता है। और पहली मर्तबा में, पहले तो ये बताएं कि ये तमाम चीजें समझ में आई हैं आपको, किस हद तक समझ में आई हैं। पहली मर्तबा पे सुनने के ऊपर ये डेफिनेटली ये बहुत बोरिंग सा भी लगता है और बहुत टफ सा भी महसूस होता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा डीपली देखोगे ना, सोचोगे इन चीजों को, तो ये बहुत बड़ी, मैंने कॉम्पैक्ट करा है सिर्फ एक ही वर्ड के अंदर पूरे के पूरे फंडामेंटल्स को। अगर मैं एक ही लफ्ज में बंद कर दूं तो वो लफ्ज क्या है, कोई बता सकता है? मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। वो क्या लफ्ज है जिसके अंदर मैं सारे का सारा फंडामेंटल समझ सकता हूँ? दैट इज सरप्राइज। जी रजा, सेंट्रल बैंक न्यूज़ तो हमारा टूल है ना, जिससे हमने विजन जनरेट करना है, लेकिन स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज या फंडामेंटल ट्रेडिंग की टेक्निक जो है उसकी बात कर रहा हूँ कि उसको अगर समराइज कर दूं, मैं कॉम्पैक्ट कर दूं एक ही वर्ड के अंदर, तो सरप्राइज होता है जी। हर एक चीज जो जो फंडामेंटल एकदम से मार्केट का रुख चेंज हो जाता है, मार्केट एकदम से चेंज हो जाती है, वो सरप्राइज होता है जस्ट। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आप इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा डेमो ट्रेड करेंगे ना, तो फिर आपको अंदाजे होना शुरू हो जाएंगे कि वाकई में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो ट्रेडिंग
टेक्निक्स जो हैं वो हमारी एंड हो रही हैं अभी। और ओके, थैंक यू। बिल्कुल ऐसे ही है, टफ है, नो डाउट टफ है, लेकिन आप किसी भी किस्म का फंडामेंटल ट्रेड कर सकते हो अगर आपको मेजर डायरेक्शन का पता है। और मेजर डायरेक्शन कौन बताता है? सेंट्रल बैंक। ओके, इसका क्या मतलब है कि हमें हर किस्म के फंडामेंटल को ट्रेड करने के लिए सेंट्रल बैंक का व्यू पता होना चाहिए। अगर हम बगैर सेंट्रल बैंक का व्यू देखे या हम जाने बगैर अगर हम फंडामेंटल ट्रेड करने का सोच रहे हैं ना, तो हम अपने साथ ही बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। मतलब ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हैं ना हम ब्लाइंड हैं बिल्कुल। हमें पता नहीं है कि सेंट्रल बैंक किस तरफ उसका रुख है, किस तरफ जाने वाला है सेंट्रल बैंक। तो जब हमें उसका रुख पता होगा ना, तब हम ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करेंगे। हमें पता होगा, एक तरह का कॉन्फिडेंस होगा कि सेंट्रल बैंक किस तरफ अलाइंड है और हमें भी उसी तरफ ही जाना है। राइट, अच्छा, दैट इज ऑल अबाउट फंडामेंटल्स। इसके अलावा जो जो दोस्त शौक रखते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं फंडामेंटल्स के अंदर, बिल्कुल बनाएं। मतलब मैं अपने तमाम मिलने वाले, मैंने बताया था प्राइवेट ट्यूशंस भी देता हूँ, तो उसके अंदर भी मैं यही बात करता हूँ कि यार अगर आपको परफेक्ट ट्रेडिंग सीखनी है ना, तो फंडामेंटल आपको ज़रूर आने चाहिए। तो फंडामेंटल के अंदर आप अगर कैरियर बनाना चाहते हो तो ज़िंदगी में एक बार की मेहनत है, करो। और ये जो आपको सक्सेस रेशो मिलेगी ना, इसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है, कोई भी टेक्निकल इसका ऑल्टरनेट नहीं है। तो ये आप कैसे स्टडी कर सकते हो, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। एक बुक है ट्रेडर्स गाइड टू की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, 2004 में लिखी गई थी, रिचर्ड यामरॉन ने लिखी थी इसको। और ये बुक आप गूगल करो, आपको मिल जाएगी। ना मिले तो मुझसे आप इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ये बुक को स्टडी करके आप देख सकते हो। इसके अलावा investing.com, मैंने आपको टिप दिया था लेक्चर के दौरान कि कोई भी ऐसा जॉर्गन है, कोई भी ऐसी बात है जो आपने सुनी है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप वहां पे जाके रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, वहां पे इन्वेस्टिंग बहुत ही इकोनॉमीज के लिहाज से जो investing.com है ना, उसमें बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर आप देख के स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्रॉपरली कोर्स करना चाहो, तो ये जेरेड डेविस, दुनिया में एक ही बंदा है अभी तक, तो यही बंदा सिखा रहा है कि इस न्यूज इंडिकेटर्स को कैसे ट्रेड किया जाता है। फंडामेंटल के एक्सपर्ट है और ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल को ही ट्रेड कर रहे होते हैं। और जो कुछ मैंने आपको ये स्ट्रेटजीज बताई है ना, ये इन्हीं की स्ट्रेटजीज हैं, जेरेड डेविस की ही स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, तो आप इनके इनके ब्लॉग्स भी हैं, आप वहाँ पे भी जा सकते हो, तमाम चीज़ें सो आप यहाँ से भी तमाम कलेक्शन गैदर कर सकते हो। ओके, एक्सरसाइज अगेन वही एक्सरसाइज है जो आपको लास्ट दी थी। सेंट्रल बैंक न्यूज डॉट इन्फो साइट पे जाके आपने रेट पैक्स की इंफॉर्मेशन आपने निकालनी है, कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर रेट पैक लगे हुए हैं। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसीज आपने डाउनलोड करनी है, तमाम एफ ई डी, ई सी बी, बी ओ ई, एस एन बी, बी ओ जी आर, बी एन जेड बी, बी ओ सी, तमाम बैंक्स की। इसके अलावा हाँ, एक और चीज़ आपको बताऊं, पूरी की पूरी अगर पॉलिसी आप नहीं भी पढ़ना चाह रहे हो, तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज होती है ना, तो फॉरेक्स लाइव के ऊपर इसके कुछ समरी पॉइंट्स आ जाते हैं, इसकी समरी आ जाती है। इससे क्या होगा, अगर आप सिर्फ ये समरी को ही देख लो ना, तो भी अच्छी खासी आपको समझ में आ जाती है कि एक्चुअली बैंक किस तरफ डायरेक्टेड है, किस तरफ ये सोच रहे हैं आने के। करेक्ट। एंड येलो फोल्डर्स के अंदर इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। इन्वेस्टोपीडिया पे जाने के बाद आप सीपीआई, बीपीआई, पीएमआई, जीडीपी, जो भी इंडिकेटर आप मजीद रिसर्च करना चाहते हो, आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाने के बाद आप मजीद रिसर्च कर सकते हो। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।